नमस्कार। न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि भारत में तीन तरह के गांधीवादी हैं। एक है मठी गांधीवादी, एक कुजात गांधीवादी और एक सरकारी गांधीवादी। उन्होंने खुद को कुजात गांधीवादी कहा था, हालांकि वो गांधी के प्रिय लोगों में शुमार थे। आज की तारीख में देश में तमाम तरह के गांधीवादी पैदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पे जाइए तो नाथूराम गोडसे की पूरी एक फौज आपको दिखती है, जो रोज गांधी की हत्या करने, गांधी को मारने की साजिश में जुटी हुई है, जो ऐसी शरारत रोज करती है कि गांधी आज मर जाए। वो गांधी की सिद्धांतों को मारती है, गांधी को मारती है। और कई लोग तो जैविक कचरे की हद पार करके भी तमाम ऐसे शब्द कह उठते हैं, जो शब्द किसी भी बड़े आदमी के लिए, जो उम्र में आपसे बड़ा हो, भारतीय संस्कृत कहने की इजाजत नहीं देती है। लेकिन जो लोग गांधी को आज भी मारने पर तुले हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि दुनिया के 130 देशों में गांधी को जिंदा करने की कोशिश निरंतर चल रही है। सिर्फ भारत में गांधी को मारने की कोशिश चल रही है, उसके बाद भी गांधी भारत में मर नहीं रहे हैं। आज जब तमाम लोग गांधी को मारने पर तुले हुए हैं, रोज मार रहे हैं, रोज उनकी हत्या कर रहे हैं, तब हम अंतिम दिन गांधी ने क्या किया था, गांधी की मौत कैसे हुई, इस पर आपके साथ रूबरू होते हैं। 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी सुबह 3:30 बजे सो करके उठे। उन्होंने कांग्रेस के कुछ कागजी मसौदों को तैयार किया, फिर सोने चले गए। इस दौरान उन्होंने नींबू और शहद का गर्म पेय और मौसमी का जूस पिया। दोबारा वह 8 बजे उठे। अखबारों पर उन्होंने नजर दौड़ाई। फिर ब्रज कृष्ण ने उनकी तेल से मालिश की। नहाने के बाद उन्होंने बकरी का दूध, उबली हुई सब्जियां, टमाटर, मूली, गाजर का सलाद और संतरे का रस लिया। उधर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे सो रहे थे। इस दौरान महात्मा गांधी के पुराने साथी, जो डरबन में उनके साथ थे, रुस्तम सोराब जी, अपने परिवार के साथ गांधी से मिलने आए। इसके बाद बापू दिल्ली के मुस्लिम नेताओं मौलाना हिफुजुर रहमान और अहमद सईद से भी मिले। उनसे बोले कि मैं आप लोगों की सहमति के बिना वर्धा नहीं जा सकता। सुधीर घोष और उनके सचिव प्यारेलाल जी ने सुबह 9 बजे गांधी जी से मुलाकात की। नेहरू और पटेल के बीच मतभेदों पर लंदन टाइम्स में छपी एक खबर पर उनकी राय मांगी। बापू ने कहा, यह मामला वह पटेल के सामने उठाएंगे, जो 4 बजे शाम को उनसे मिलने आ रहे हैं, और नेहरू से भी बात करेंगे, जो शाम 7 बजे गांधी से मिलने आने वाले थे। लापियंस एंड कॉलिंस की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक बिरला हाउस के लिए निकलने से पहले नाथूराम गोडसे ने नारायण दत्तात्रेय आप्टे से कहा कि उसका मूंगफली खाने का मन कर रहा है। आप्टे उनके लिए मूंगफली लेने गए। थोड़ी देर बाद आकर बोले, मूंगफली मिल नहीं रही है। लेकिन गोडसे ने फिर से उनसे मूंगफली लाने के लिए कहा। आप्टे फिर निकले और इस बार वो मूंगफली लेकर लौटे। दोनों ने मूंगफलियां खाई। आप्टे ने कहा कि काम पर निकलने का समय हो रहा है। लेपियंस और कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में यह भी लिखा है कि किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाएं। बाजार से एक बड़ा सा बुर्का भी खरीदा गया। जब नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि यह युक्ति काम नहीं करेगी। उनके हाथ ढीले ढाले बुर्के की तहों में फंस कर रह सकते हैं। वो बोले, यह पहनकर तो मैं अपनी पिस्तौल ही नहीं निकाल सकूंगा। औरतों के लिबास में पकड़ा जाऊंगा तो उसकी वजह मेरी ताउम्र बदनामी होगी। सो अलग। आखिर में आप्टे ने कहा, कभी कभी सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। उन्होंने कहा कि नाथूराम को फौजी ढंग का स्लेटी सूट पहना दिया जाए, जिसका उन दिनों बहुत चलन था। वो लोग बाजार गए और नाथूराम के लिए कपड़ा खरीद कर लाए। सुबह 10 बजे गांधी जी ने अपने एक अनुयायी सुचेता कृपलानी से मुलाकात की। उन्हें कुछ निर्देश भी दिए।
दोपहर 12 बजे गांधी जी भोजन के लिए बैठे, लेकिन उन्हें भोजन करने का समय ही नहीं मिला क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेना था। दोपहर 1 बजे गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया जिसमें उन्होंने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के साथ संबंधों पर चर्चा की। उनसे कुछ शरणार्थी, कांग्रेस नेता और श्रीलंका के एक राजनयिक अपनी बेटी के साथ मिले। उनसे मिलने वालों में इतिहासकार राधा कुमुद मुखर्जी भी थे। शाम को उन्होंने अपने एक अनुयायी ब्रज किशोर प्रसाद से मुलाकात की और उन्हें कुछ निर्देश दिए। शाम 4 बजे ही सरदार पटेल अपनी पुत्री मनीबेन के साथ बापू से मिलने आए। शाम 5 बजे प्रार्थना सभा के समय तक उनसे बातचीत करते रहे। उधर 4:15 पर गोडसे और उनके साथियों ने कनॉट प्लेस के लिए एक तांगा किया। यहां से बिरला हाउस के लिए उन्हें दूसरा तांगा करना था। बिरला हाउस से कुछ पहले वो तांगे से उतर गए, लेकिन बिरला हाउस जाने से पहले नाथूराम गोडसे और उनके साथियों ने यह तय किया कि वे पहले बिरला मंदिर जाएंगे। करकरे और आपटे वहां भगवान के दर्शन और प्रार्थना करना चाहते थे। गोडसे को इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मनोहर मुलगांवकर ने अपनी किताब द मैन हु किल्ड गांधी में लिखा है, करकरे जो भी शब्द कहने की कोशिश करते उनकी आवाज कांपने लगती। आपने उन्हें घूर कर संयत रहने की सलाह देते। गोडसे मंदिर के पीछे वाले बाग में जाकर आपटे और करकरे की राह देखने लगे। ये दोनों जूते उतार कर नंगे पांव मंदिर के अंदर गए थे। वहां उन्होंने मंदिर में लगा पीतल का घंटा बजाया। जब ये लोग बाहर आए तो नाथूराम गोडसे शिवाजी की मूर्ति के पास खड़े थे। उन्होंने इन दोनों से पूछा कि क्या वो दर्शन कराए। उन्होंने कहा हाँ। इस पर नाथूराम गोडसे बोले, मैंने भी दर्शन कर लिया। उधर सरदार पटेल के साथ बात करते हुए बापू लगातार चरखा चला रहे थे। उन्होंने शाम के खाने में बकरी का दूध, कच्ची गाजर, उबली सब्जियां और 3 संतरे खाए। उन्हें समय का आभास नहीं हुआ, पर आभा को मालूम था कि गांधी जी को प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं है। वह परेशान हो रही थी, लेकिन सरदार पटेल के सामने उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो गांधी को टोक सके कि देर हो रही है। इसलिए उन्होंने बापू की जेब घड़ी उठाई, उसे धीरे से हिलाकर बापू को दिखाया। मणिबेन ने देखा। उन्होंने उनकी बातचीत में हस्तक्षेप किया। 5:10 हो चुके थे। आभा और मनु ने बापू को चप्पल पहनाकर उनका हाथ अपने कंधे पर रखकर उठाया। रास्ते में उन्होंने आभा से मजाक किया, तुमने आज मुझे मवेशियों का खाना दिया था। उनका इशारा गाजर की तरफ था। आभा ने कहा हाँ, बा भी इसको घोड़े का खाना कहते थे। इस पर महात्मा गांधी हंसते हुए बोले, अब मेरी दरिया दिली देखो, मैं इसका आनंद उठा रहा हूं जिसकी कोई परवाह तक नहीं करता है। आभा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज आपकी घड़ी सोच रही होगी कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो बापू हंसते हुए बोले, मैं घड़ी की तरफ क्यों देखूं, यह नर्स का काम होता है। तुम्हारी वजह से मुझे 10 मिनट की देरी हो गई। नर्स को अपना काम बिल्कुल समय पर करना चाहिए, ईश्वर के सामने भी। प्रार्थना सभा में 1 मिनट की देर से मुझे चिढ़ होती है। यही बात करते करते महात्मा गांधी प्रार्थना स्थल तक पहुंचे। आभा और मनु ने उन्हें बैठाते हुए अपने कंधों से उनका हाथ हटाया। बापू ने दोनों हाथ लोगों के अभिवादन के लिए जोड़ लिए। तुरंत ही बाएं तरफ से नाथूराम जाकर उनके पैरों में झुका तो मनु को लगा कि वो उनका पैर छूना चाहता है। आभा ने जोर से बोला, बापू को पहले ही देर हो चुकी है, उनके रास्ते में व्यवधान न उत्पन्न करिए। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दिया तो उसके हाथ से माला, नोटबुक, थूकदान और तस्बीह छिटक कर जमीन पर आ गए। मनु उसे उठाने के लिए झुकी तो गोडसे ने अपनी बेरेटा M9mm पिस्तल निकालकर सीधे 3 गोलियां महात्मा गांधी के सीने और पेट में दाग दी। 2 गोली महात्मा गांधी के शरीर से होती हुई निकल गई, 1 गोली शरीर में ही फंस गई। रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखा है, गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गोडसे उनकी तरफ बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो गांधी के पैर छूना चाह रहे हों। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, आभा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी पर
पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार 3 फायर किए। गांधी के मुंह से हे राम निकला और वह नीचे की ओर गिरे। आभा ने गिरते हुए बापू को संभाल लिया। खून से भीगी उनकी धोती में मनु को गांधी की इंगरसोल घड़ी दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर सुईशिता नैयर ने उनकी नब्ज देखी, उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरदार पटेल गांधी से मिलकर अपने घर पहुंचे ही थे कि उन्हें गांधी पर हुए हमले की खबर मिली। वो तुरंत अपनी बेटी मणिबेन के साथ वापस बिरला हाउस पहुंचे। उन्होंने गांधी की कलाई को इस उम्मीद के साथ पकड़ा कि शायद उनमें कुछ जान बची हो। वहां मौजूद एक डॉक्टर बीपी भार्गव ने ऐलान किया कि गांधी को इस दुनिया से विदा हुए 10 मिनट हो चुके हैं। गांधी की मौत की खबर सुनकर वहां सबसे पहले पहुंचने वालों में सरदार पटेल के साथ ही मौलाना आजाद और देवदास गांधी थे। उसके तुरंत बाद नेहरू, माउंटबेटन और दूसरे मंत्री सेनाध्यक्ष जनरल राय बूचर पहुंचे। वीआईपी लोगों के आगमन के बीच हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के एक संवाददाता तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा। 31 जनवरी 2048 को प्रकाशित उसकी रिपोर्ट में लिखा है, गांधी के हत्यारे नाथूराम को एक अंधेरे बिना लाइट के कमरे में बंद किया गया था। उसके माथे से खून निकल रहा था। उसके चेहरे का बायां हिस्सा खून से भरा हुआ था। जब मैं कमरे में घुसा तो हत्यारा अपनी जगह से उठ गया। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है, तो उसका जवाब था, मैंने जो कुछ भी किया है उसका मुझे कतई दुख नहीं है। बाहर निकलते हुए मैंने पुलिस वाले से पूछा कि नाथूराम के पास पिस्तौल के अलावा क्या मिला है। पुलिस वाले का जवाब था 400 रुपए। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब गांधी वध और मैं में लिखा है, गोलियां छोड़ते ही अपना पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर नाथूराम चिल्लाए, पुलिस पुलिस। लेकिन आधा मिनट बीतने पर भी कोई उनके पास नहीं आया। तभी एक वायुसैनिक अधिकारी की नजरें उनसे मिली। आंखों ही आंखों में गोडसे ने उन्हें अपने निकट आने के लिए कहा। उसने आकर नाथूराम की कलाई ऊपर ही पकड़ ली। उसके बाद कई लोगों ने उन्हें घेर लिया, कुछ ने उन्हें पीटा भी। एक उत्तेजित व्यक्ति ने पिस्तौल को नाथूराम के सामने करते हुए कहा कि मैं इसी पिस्तौल से तुम्हें मार डालूंगा। नाथूराम का जवाब था, बहुत खुशी से, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि पिस्तौल को संभालने का ज्ञान तुम्हारे पास है। उसका सेफ्टी कैच खुला हुआ है, जरा सा धक्का लग जाने से तुम्हारे हाथों दूसरा कोई मर जाएगा। गोपाल गोडसे लिखते हैं, बात वहां खड़े पुलिस अधिकारी की समझ में आई। उसने तुरंत पिस्तौल अपने हाथ में लेकर उसका सेफ्टी कैच बंद कर उसे अपनी जेब में रख लिया। उसी समय कुछ लोगों ने नाथूराम पर छड़ी से वार किया, जिससे उनके माथे से खून बहने लगा। वैसे कहा तो यह भी जाता है कि माली रघु काका ने नाथूराम के सर पर खुरपी के बट से प्रहार किया। नतीजतन नाथूराम गोडसे के सिर से खून रिसने लगा और उसे पकड़ लिया गया। हालांकि नाथूराम गोडसे ने अपनी किताब में इस बात का खंडन किया है। उन्होंने लिखा है कि माली रघु ने खुरपा से नहीं बल्कि किसी ने अपनी छड़ी से वार किया, जिससे नाथूराम के सिर से खून रिसने लगा। मनु की गोद में गांधी का सिर था। गांधी जी की हत्या के कुछ मिनट बाद माउंटबेटन भी बिरला हाउस पहुंचे। किसी ने गांधी जी का चश्मा उतार लिया था, लिहाजा मोमबत्ती की रोशनी के चलते माउंटबेटन गांधी जी को अचानक पहचान नहीं पाए। किसी ने माउंटबेटन को गुलाब की पंखुड़ियां थमा दी। माउंटबेटन ने उन गुलाब की पंखुड़ियों को गांधी के पार्थिव शरीर पर चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। गांधी जी के शरीर को ढक कर रखा गया था, पर उनके सबसे छोटे बेटे देवदास जब पहुंचे, उन्होंने कपड़ा हटा दिया ताकि दुनिया शांति और अहिंसा के पुजारी के साथ हुई हिंसा को देख सके। रात को 2 बजे जब भीड़ छटी तो गांधी जी के साथी उनके पार्थिव शरीर को बिरला हाउस के अंदर ले गए। गांधी के शव को स्नान कराने की जिम्मेदारी ब्रज कृष्ण चांदीवाला को दी गई। चांदीवाला पुरानी दिल्ली के एक परिवार से आते थे। 1919 से ही जब उन्होंने पहली बार गांधी को अपने सेंट स्टीफन कॉलेज में बोलते हुए सुना, उस दिन से ही उन्होंने खुद को गांधी की सेवा में लगा दिया था। ब्रज कृष्ण चांदीवाला ने गांधी के रक्त रंजित कपड़े उतारकर
उनके बेटे देवदास गांधी के हवाले कर दिए। उन कपड़ों में उनकी ऊनी शाल भी थी जिसमें गोलियों के 3 छेद बन गए थे। खून बहने से उनके कपड़े उनके जिस्म से चिपक गए थे। बाद में ब्रज कृष्ण ने अपनी किताब एट द फिट ऑफ गांधी में लिखा, बापू का निर्जीव शरीर लकड़ी के तख्ते पर रखा हुआ था। मैंने उसे नहलाने के लिए टब से लोटे में ठंडा पानी भरा और बापू के शरीर पर डालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी अचानक अपने आप ही मेरे हाथ रुक गए। बापू ने कभी ठंडे पानी से स्नान किया ही नहीं था। उस समय रात के 2 बज रहे थे। जनवरी की रात की जबरदस्त ठंड थी। मैं किस तरह वह बर्फीला पानी बापू की शरीर पर डाल सकता था? मेरे सामने यह सबसे बड़ी चिंता थी जिसने मुझे परेशान कर रखा था। मेरे टूटे हुए दिल से एक आह से निकली और मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। लेकिन फिर मैंने उसी ठंडे पानी से बापू को नहलाया। मैंने उनके शरीर को पोंछा और वही कपड़ा उन्हें पहना दिया जो मैंने उनके पिछले जन्मदिन पर उनके लिए खुद काता था। मैंने उनके गले में सूत की बनी हुई माला भी पहनाई। मनु ने महात्मा गांधी के माथे पर तिलक लगाया। हालांकि महात्मा गांधी को अपने ऊपर हमले का आभास पहले ही हो रहा था। उन पर पहला हमला 20 जनवरी 1948 को हुआ था। उस समय मदन लाल पाहवा नाम के एक पंजाबी शरणार्थी ने उनके ऊपर बम फेंका था, लेकिन वह बच गए थे। नाथूराम गोडसे ने इससे पहले भी बापू की हत्या की कोशिश की थी। पहली कोशिश मई 1934 में और दूसरी सितंबर 1944 को की गई थी, पर असफल रहने पर वह अपने दोस्त नारायण आप्टे के साथ मुंबई आ गया था। मदनलाल पाहवा द्वारा बम फेंके जाने की घटना के 10 दिनों तक गांधी ने कई बार अपनी मृत्यु के पूर्वाभास होने की बात कही थी। उन्होंने अखबारों, जनसभाओं और प्रार्थना सभाओं में कम से कम 14 बार इस बात का जिक्र किया था। आकाशवाणी के कमेंटेटर मेलविल डिमेलो ने लगातार 7 घंटे तक महात्मा गांधी की शव यात्रा का आंखों देखा हाल सुनाया था। जब कमेंट्री समाप्त हो गई तो वे अपनी ओबी वैन पर बैठे अपनी थकान मिटा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हाथ उनके वैन के हुड के कोने को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब डिमेलो ने गौर से देखा तो उन्होंने पाया कि वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। डिमेलो बताते हैं कि मैंने अपना हाथ का सहारा देकर उन्हें अपनी वैन की छत पर खींच लिया। नेहरू ने मुझसे पूछा, क्या तुमने गवर्नर जनरल को देखा है? मैंने कहा, वो आधे घंटे पहले यहां से चले गए। फिर नेहरू ने पूछा, क्या तुमने सरदार पटेल को देखा है? मैंने जवाब दिया कि वो भी गवर्नर जनरल के जाने के कुछ मिनटों बाद चले गए। मशहूर फोटोग्राफर मार्गरेट बर्के वाइट ने जब अपने लाइका कैमरे के लेंस को फोकस किया तो उनके जहन में आया कि वो शायद धरती पर जमा होने वाली सबसे बड़ी भीड़ को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं। जब गांधी जी को अग्नि दी जा रही थी तो मनु ने अपना चेहरा सरदार पटेल के गोद में रख दिया। वह रोती रही। जब मनु ने अपना चेहरा उठाया तो देखा कि सरदार पटेल अचानक बुजुर्ग हो चले हैं। सरदार पटेल गांधी जी से 6 साल छोटे थे। दोनों एक दूसरे को अथाह प्रेम करते थे। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम थी कि गांधी जी की कोई भी बात सरदार पटेल जी नहीं टालते हैं। सरदार पटेल कोई भी बात गांधी जी से कर लेते हैं। गांधी जी की हत्या के मामले में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़गे, विनायक दामोदर सावरकर, गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु रामकृष्ण करकरे, नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे के नाम शामिल थे। दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन गए, लिहाजा उन्हें राहत मिल गई। शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय ने माफ कर दिया। सावरकर के खिलाफ कोई सबूत मिला ही नहीं, लिहाजा अदालत ने उन्हें मुक्त कर दिया। गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा, विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। इस तरह महात्मा गांधी के जीवन के अंतिम दिन को ही हम लें तो जो लोग आज गांधी की हत्या की साजिश कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि एक कोई दिन अपनी जिंदगी का गांधी की तरह जी करके दिखाएं। जब तक वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तब तक उन्हें यह करने का अधिकार सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे
किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।